हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी के बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका हाल ही में आपने काफी नाम सुना होगा। हाल ही में अनाउंस्ड बैड बैंक। क्या है ये बैड बैंक, क्या इसका पर्पस है, कैसे ये ऑपरेट करेगा, क्या इसके फंक्शंस होंगे, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा। इस साल का जो बजट रहा उसमें ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया अब स्टैब्लिश करेगा अपना पहला बैड बैंक। और उन्होंने कहा कि ये जो बैड बैंक है ये दो एंटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनेगा। पहला होगा NARCL, मतलब कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसको पहले ही कंपनीज एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। ये जो पहला पार्ट होगा बैड बैंक का NARCL, ये क्या करेगा, जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, जितने भी बैड लोन्स हैं, जितने भी ऐसे बैंक्स के पास लोन्स हैं, एसेट्स हैं जो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं या बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी NPA की कैटेगरी में चले गए हैं, ये NARCL उनको बैंक से परचेज करेगा। ये रफली 2 लाख करोड़ के बेसिकली बैड एसेट्स को परचेज करेगा जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे अलग अलग फेजेस में। और जो दूसरी एंटिटी होगी बैड बैंक की, जिसका नाम है IDRCL, मतलब इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। सो नाम से ही लग रहा होगा कि डेट रेजोल्यूशन, इसका मतलब जो NARCL बैड एसेट्स खरीदेगा कमर्शियल बैंक से, उन बैड एसेट्स को ये जो IDRCL है ये मार्केट में बेसिकली बेचने की कोशिश करेगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है NARCL और IDRCL का स्ट्रक्चर का, इस कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा बेसिकली बैड बैंक। और इस बैड बैंक को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, फंक्शन करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में ऑलरेडी रफली 30,600 करोड़ रुपीस का प्रोविजन दिया है। दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि बैड बैंक होता क्या है और इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अगर आप देखें तो किसी भी कंट्री में जो बैंकिंग का मेन बेसिकली प्रिंसिपल है वो ये है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे आपसे, हमसे, बिजनेसेस से, और उन डिपॉजिट्स को वो ऐसे बिजनेसेस में या ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोन की तरह बेसिकली देंगे जिनसे वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो हम बैंक के पास जमा करते हैं, इनको लायबिलिटी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि बैंक की लायबिलिटी है, आप जब चाहें बैंक के पास जाके अपना पैसा वापस ले सकते हैं। वहीं उस पैसे को जब बैंक लोन की तरह दूसरों को देता है, उठाता है, उसको उनका एसेट्स कहा जाता है। और एसेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पैसा उनके पास वापस आएगा। इनफैक्ट उम्मीद यही होती है कि जितना उन्होंने बेसिकली लैंड किया है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, प्रॉफिट के साथ उनके पास वापस आए। तो जो एक कॉम्बिनेशन है लायबिलिटीज एंड एसेट्स का, ये बेसिकली पूरा जो बैंकिंग बिजनेस मॉडल है, चाहे आप इंडिया में चले जाएं, ग्लोबली किसी भी देश में चले जाएं, इसी मॉडल पे फंक्शन करता है। और इसमें जो प्रमाइस होता है वो ये होता है कि जो बेसिकली बैंक्स लैंड कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल एंटिटीज को हो, चाहे इंडिविजुअल्स को हो, चाहे प्रोजेक्ट्स को हो, वो बेसिकली एसेट्स या वो लोन्स उनको ज्यादा इंटरेस्ट कमा के देंगे, इसके बजाय जितना बैंक्स आप और हम जैसे डिपॉजिटर्स को देते हैं। तो ये बीच का जो डिफरेंस है ये बैंक अपने प्रॉफिट के तौर पर बेसिकली अपने पास रखते हैं या अर्न करते हैं। लेकिन एक इमेजिन करिए सिचुएशन कि बैंक किसी भी एंटिटी को, आपको, मुझे, किसी बिजनेस हाउस को, किसी प्रोजेक्ट को लोन दे और किसी भी कारण से वो लोन, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल या बिजनेस या प्रोजेक्ट वापस बेसिकली ना चुका पाए, या पूरा वापस ना चुका पाए, या उतना ना चुका पाए जो बैंक की बेसिकली एक्सपेक्टेशंस थी। या वो इंडिविजुअल हो सकता है बैंकरप्ट हो जाए, या हो सकता है वो जो बिजनेस हो वो अपने आप में या तो लॉस में चला जाए या बेसिकली बंद हो जाए, और इस पोजीशन में ना रहे कि बैंक से उसने जो बेसिकली उधार लिया, पैसा लिया, उसको बैंक को वापस कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोन को जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनके तहत सबसे पहले बैड एसेट्स में कैटेगराइज किया जाएगा, और अगर वो एक सर्टेन पीरियड तक नहीं चुकाया गया है कंटिन्यूअसली, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में बेसिकली कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और ये जो बैड लोन्स हैं, बैड एसेट्स हैं, ये बेसिकली मान लीजिए सिर्फ एक बैंक के पास ना हो, लेकिन इकोनॉमी में एक लार्ज सेक्शन ऑफ बैंक्स की यही सिचुएशन हो कि उन्होंने जो भी लोन दिया हो इकोनॉमी में, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, प्रोजेक्ट्स को, एंटिटीज को, एटसेट्रा, वो
काफी बेसिकली उसका परसेंटेज मान लीजिए वापस नहीं आ पाया, या बैड लोन में कन्वर्ट हो गया, या सिंक हो गया, या नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा उस इकोनॉमी का? इसका मतलब उस इकोनॉमी में बहुत हाई लेवल ऑफ बेसिकली बैड लोन्स हो जाएंगे, और इससे जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है वो बेसिकली थ्रेटन हो जाएगी। दोस्तों, जनरली अगर आप बैड लोन्स कैलकुलेट करते हैं तो जो आपका टोटल बेसिकली एडवांसेस है, मतलब टोटल आप लैंड करते हैं, मान लीजिए 1 लाख करोड़ आपने लैंड किया, और उसमें से मान लीजिए 10,000 करोड़ मान लीजिए आपका बैड एसेट हो गया, या बेसिकली बैड लोन्स हो गया, या एनपीए हो गया, तो रफली 10% आपका कहा जाएगा बैड लोन्स या बैड एसेट्स। कई बार यह भी हो जाता है कि मान लीजिए आपने किसी को लैंड किया और उसकी वजह से वो पैसा किसी कारण से आपके पास वापस नहीं आ पाया, तो उसकी भरपाई करने के लिए आपके जो प्रॉफिट्स थे दूसरे प्रोजेक्ट से, उस प्रॉफिट्स को आप डाइवर्ट कर देंगे इसकी भरपाई करने के लिए। मतलब आपका ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली बैंक का कम हो जाएगा। तो एक इंपैक्ट तो ये रहा इन बैड लोन्स का, और जो दूसरा इंपैक्ट होगा बैड लोन्स का वो ये होगा कि जब बैंक्स को ये लगेगा कि जब हम पैसा लैंड कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को, वो पैसा हमें वापस नहीं आ रहा है, बैड लोन्स में कन्वर्ट हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो बैंक्स भी थोड़ा सा रिलेक्टेंट हो जाएंगे, रिस्क अवर्स हो जाएंगे अपना बेसिकली पैसा लोन के तौर पर लोगों को देने में। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में जिसको पैसा चाहिए अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, या अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, या इकोनॉमी को चलाने के लिए, नई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए, वो पैसा बेसिकली इन इकोनॉमी में इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इससे पूरी इकोनॉमी की जो साइकिल है मनी फ्लो की, जो हमने आपको लेक्चर नंबर 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमी में समझाया है, उस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। बैंक्स खुद लेस प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और ज्यादा रिस्क अवर्स हो जाएंगे, दूसरे लोगों को लोन देना कम कर देंगे, हो सकता है बंद कर दे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इस डर से कि जो भी हम पैसा चुका रहे हैं या जो भी हम लोन दे रहे हैं वो वापस से हमारे पास पूरी तरह नहीं आ रहा है। और इंडिया का अगर आप देखें तो एनपीएस लगातार हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट सिंस 2011-2012, और ये 2016 में एक मेजर बेसिकली जंप इसमें देखा गया एनपीएस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स में, क्योंकि आरबीआई ने बहुत क्लियर कट बेसिकली गाइडलाइन जारी कर दी कि जितना भी आपका बैड लोन है आपके अकाउंटिंग बुक्स में, उसको आप प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज करें, एनालाइज करें, और उसको बिल्कुल भी आप छुपाएं ना, उसको क्लियरली आर्टिकुलेट करें और बताएं कि आपके बैड एसेट्स कितने हैं, आपके एनपीएस कितने हैं। और अगर आप सच्चाई देखें तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो 2008-9 का डिप्रेशन रहा, वहीं से अपने एसेट्स बेसिकली बैड लोन्स में कन्वर्ट होते हुए देखते आए हैं। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था 2008-9 का, उससे बहुत सारे बैंक्स और हमारी एक लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी पूरी तरह कभी रिकवर हो ही नहीं पाई। अगर इस पूरी सिचुएशन को आप टैक्स पेयर के पर्सपेक्टिव से देखें कि जो लोग टैक्स चुका रहे हैं और उस टैक्स से हमारी पूरी इकोनॉमी चल रही है, पूरी कंट्री चल रही है, तो उनके लिए बेसिकली सबसे वरीसम बात यह रही कि जो एनपीएस या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका एक लार्ज पार्ट या सबसे बड़ा पार्ट किसके साथ होगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओनरशिप किसके पास होती है या किसके होते हैं? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट बेसिकली किसकी होती है? पब्लिक की। मतलब बेसिकली जो एनपीएस हमारे सरकारी बैंकों में या पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जनरेट हुए, जो कि मेजर चंक है ओवरऑल एनपीएस का, इसका मतलब जितना भी घाटा इन बैंक्स को हुआ वो बेसिकली अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुआ। इसका मतलब अल्टीमेटली इंडियन पब्लिक का हुआ और इंडियन टैक्स पेयर्स का बेसिकली हुआ। और इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स ताकि बिजनेस में रहें, उनके घाटे की भरपाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया, मतलब उनको खुद को अपनी जेब से पैसा दिया उनके घाटे को पूरा करने के लिए। और गवर्नमेंट कहां से पैसा देगी? गवर्नमेंट ऑब्वियस सी बात है जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उस पैसे को ही अलग अलग स्कीम्स में लगा सकती है। उसी पैसे को बेसिकली डाइवर्ट किया गया ताकि ये जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनको रिकैपिटलाइज किया जा सके, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को थोड़ा सा सुधारा जा सके। लेकिन इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया दोस्तों, और एनपीएस लगातार बढ़ते हुए ही चले गए। और अगर आप देखें 2017-18 से लगातार हमको दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन भी हमको दिखाई देता है इंडियन इकोनॉमी में, और खासतौर से पिछले 2-2.5 साल पैंडेमिक की वजह से और भी क्रूशियल रहे हैं। अगर हम बात कर लें
पूरे बैंकिंग सेक्टर की या ओवरऑल इकोनॉमी की एज सच। तो एनपीएस और तेजी से या स्ट्रेस्ड एसेट्स और तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो कई लोगों ने यह कहा कि बेसिकली क्योंकि एनपीएस इतना तेजी से बढ़ रहे हैं, जिन बैंक्स के एनपीएस बढ़ रहे हैं, अब वो रिस्क अवर्स हो गए हैं, इस डर से वो लैंड नहीं कर रहे हैं। जब लैंड नहीं करेंगे, मार्केट में पैसा अवेलेबल नहीं होगा, तो कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च करना चाहता है, तो वो जब पैसा अवेलेबल नहीं रहेगा तो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम और भी ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो एक साइक्लिक इफेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमी स्लो होगी तो एनपीएस और बढ़ेंगे, एनपीएस और बढ़ेंगे तो बैंक्स का प्रॉफिट और कम होगा, बैंक्स का प्रॉफिट और कम होगा तो वो और ज्यादा रिस्क अवर्स हो जाएंगे और भी अपनी जो लैंडिंग ऑपरेशन है या लोन देने का उनका बेसिकली जो काम होता है उसको और भी कम कर देंगे। इससे मार्केट में और भी पैसा कम हो जाएगा और भी कम खर्च होगा, इकोनॉमी और बेसिकली स्लो डाउन हो जाएगी। तो ये जो साइकिल है स्लो डाउन की, इसको ब्रेक करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि बैंक्स को बेसिकली आप रिकैपिटलाइज करें और उनके जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको आप उनसे लेके एक स्पेशलाइज्ड बैंक, जिसको आप बैड बैंक कह सकते हैं, उसको आप दे दें, ताकि जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के, वो जो उनका नॉर्मल लैंडिंग ऑपरेशंस है, नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस है, उस पर पूरी तरह फोकस कर सके दोस्तों। और ये जितना भी स्ट्रेस्ड एसेट होगा, ये बैड बैंक के पास आएगा, ये बैड बैंक उनको अपने पास सबसे पहले परचेज करेगा और फिर मार्केट में उनको बेचने की कोशिश करेगा और कोशिश करेगा कि उसका एक अच्छा खासा पार्ट वो रिकवर कर पाए। जैसे कुछ कंट्रीज की बात ले, क्या इंडिया पहला कंट्री है जो बैड बैंक स्टैब्लिश कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हम बात कर लें यूएस की, मलेशिया की, आयरलैंड की, नाइजीरिया की। यूएस में इनफैक्ट 1989, मलेशिया में 1998, आयरलैंड में 2009 और नाइजीरिया में 2010। ज्यादातर जो बैंक्स और या बैड बैंक्स बेसिकली बनाए गए हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाई गई हैं, ये जनरली स्टेट ओन्ड हैं। सिर्फ आयरलैंड में 51% प्राइवेट और 49% स्टेट है। और इनका यही पर्पस है कि ये परचेज करेंगे स्ट्रेस्ड एसेट को, उसको मैनेज करेंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे और रिकैपिटलाइज करेंगे उन बैंक्स को जिनके स्ट्रेस्ड एसेट्स इन्होंने बेसिकली खरीदे थे। और अगर आप रिकवरी रेट देख ले तो यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। रफली 87% रिकवरी, मतलब जितने भी इन्होंने बैड लोन्स लिए कमर्शियल बैंक से, उसका 87% ये मार्केट में बेच पाए और 87% पैसा रिकवर कर पाए। मलेशिया में 58%, बट स्टिल नॉट दैट बैड। आयरलैंड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, इनफैक्ट -33%, मतलब बैड बैंक भी बेसिकली डूब सकता है। आयरलैंड का ये एग्जांपल स्टैंड आउट करता है। नाइजीरिया का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, बट ओवरऑल एक बड़ा अट्रैक्टिव सा ऑप्शन दिखाई देता है। अब ये काम कैसे करेगा? ये जो NARCL है, IDRCL है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा? जो NARCL है, ये क्या करेगा? जो बैड लोन्स हैं बैंक्स के, उनको उनसे परचेज करेगा और शुरुआत में उनको सिर्फ उनका 15% होगा। मान लीजिए 10,000 करोड़ के बेसिकली बैड लोन्स हैं, तो ये जो NARCL है उनको 1500 करोड़ रुपीस सबसे पहले कैश में पे कर देगा। जो बाकी 85% बचता है उसको वो सिक्योरिटी रिसीप्ट्स के रूप में उसको देगा। और जब NARCL इन एसेट्स को दे देगा IDRCL को और IDRCL इनको बेसिकली मार्केट में सेल करेगी, तो जो पैसा उससे आएगा इन बैड एसेट्स की सेलिंग से, उस पैसे से जो बचा हुआ 85% बकाया था बैंक का, उसको बेसिकली चुकाया जाएगा, भरपाई की जाएगी दोस्तों। अब मान लीजिए आपने 10,000 करोड़ के एसेट खरीदे, किसी भी, मान लीजिए SBI से खरीदे NARCL ने, और वो 10,000 करोड़ के बैड एसेट्स NARCL ने IDRCL को हैंड ओवर कर दिए। IDRCL मान लीजिए मार्केट में उनको बेचने गया और 10,000 करोड़ के बजाय मान लीजिए खूब कोशिश करने के बाद सिर्फ 8,000 करोड़ के ही बिक पाए। तो मतलब उनकी वैल्यू 10,000 करोड़ थी, लेकिन सिर्फ 8,000 करोड़ में बेच पाए, तो जो 2,000 करोड़ कम पड़ गए वो कहां से आएंगे? या मान लीजिए आप बेच ही नहीं पाए, आपने खूब कोशिश की, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो वो जो गैप होगा, ये गैप बेसिकली पूरा किया जाएगा जो गवर्नमेंट ने 30,600 करोड़, रफली 31,000 करोड़ का जो बेसिकली कॉर्पस बनाया है, उसमें से बेसिकली इस कमी की या जो गैप है इसकी भरपाई की जाएगी। और जो बैंक है जिससे आपने पैसा या स्ट्रेस्ड एसेट्स लिए NARCL ने, उसको उसका पूरा का पूरा चुकाया जाएगा दोस्तों। तो इन ए वे जो भी डेफिसिट होगा, गैप होगा, उसकी फंडिंग एक्चुअली कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब इंडियन पब्लिक, मतलब इंडियन टैक्स पेयर्स दोस्तों। अब क्या एक बैड बैंक वास्तव में इश्यूज को रिजॉल्व कर पाने में इफेक्टिव होगा? अगर कमर्शियल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, जिनका बहुत हाई NPA लेवल्स है या बेसिकली बैड लोन्स हैं,
तो वो बड़े खुश हैं इस चीज से, क्योंकि उनके जितने भी टॉक्सिक एसेट्स हैं, बैड लोन्स हैं, एनपीएस हैं, उनसे छुटकारा उनको मिल जाएगा और वो क्विकली अपने जो नॉर्मल बैंकिंग ऑपरेशंस हैं, बिना इसकी चिंता किए हुए कि इतना सारा हमारे पास 10%, 12%, 15% एनपीएस हैं, इनकी रिकवरी कैसे होगी, हमारे प्रॉफिट्स को इंपैक्ट कर रहे हैं, इस टेंशन से उनको छुटकारा मिल जाएगा। और जब ये पैसा उनको वापस मिल जाएगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बेसिकली बढ़ने लगेगी और इस वजह से फिर से वो मार्केट में लैंड करना शुरू कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो थोड़ा सा बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करेंगे उनके बैड लोन्स के गारंटीज के तौर में या सिक्योरिटी रिसीट्स के तौर में, तो अल्टीमेटली तो ये पैसा गवर्नमेंट, इंडियन पब्लिक और इंडियन टैक्स पेयर की पॉकेट से ही जाना है। सो बेसिकली अगर आप सच में देखें, जो रिकैपिटलाइजेशन है या ऐसी सिक्योरिटी गारंटीज हैं, इसको रिफॉर्म्स के रूप में देखा जाता है कि हम आपको ये तभी देंगे, आप ये रिफॉर्म अपने बैंकिंग सेक्टर में लाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि एक्चुअल में ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन के रूप में नहीं देखा जा सकता, सिर्फ एक बैंडेड की तरह देखा जा सकता है, एक शॉर्ट टर्म फिक्स की तरह देखा जा सकता है। असली सॉल्यूशन होगा कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, इनका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, ऑपरेशनल है, या फिर इनका बेसिकली लैंडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको रिफाइन किया जाए, उसको ज्यादा प्रोफेशनल बनाया जाए दोस्तों। और लास्ट में मान लीजिए बैड बैंक ने 2 लाख करोड़ के एसेट्स खरीद लिए, जैसा कि अभी प्लान है, और खूब कोशिश करने के बावजूद भी मान लीजिए बैड बैंक उन 2 लाख करोड़ के एसेट्स को सिर्फ 1 लाख करोड़ में ही बेच पाया और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है सिर्फ 30,600 करोड़ की हैं, जो बचा हुआ 70,000 करोड़ है वो कहां से आएगा? मतलब बैड बैंक को आप कैसे बेल आउट करेंगे, वो भी एक क्वेश्चन है। जैसे आयरलैंड के केस में हमने देखा -33%, मतलब बैड बैंक बेसिकली लॉसेस में चला गया। तो दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स इश्यू है बैड बैंक का, कई सालों से इसके बारे में हम सुनते आए थे। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट सेशन में उसको अनाउंस कर दिया है, उसके लिए फंड अवेलेबल करवा दिया है, एंटिटीज को सेटअप कर दिया है। अब देखना यह होगा कि कितना प्रोफेशनली, सक्सेसफुली ये बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वर्क करता है। उम्मीद है दोस्तों आज का ये लेक्चर ऑन बैड बैंक आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।